नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। संसद के निचले सदन लोकसभा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इसमें उम्मीदवारों के बीच दमदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर जबरदस्त रस्साकसी देखने को मिल रही है। इंडिया ब्लॉक स्पीकर पद के चुनाव से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। वहीं स्पीकर चुनाव को लेकर टीएमसी के एक सांसद ने तो ओम बिरला की तारीफ की और कहा कि ओम बिरला अच्छे हैं, तो समूचे इंडिया ब्लॉक के नेता के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर ना बनाने को लेकर हंगामा कर रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेता लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने के सुरेश को इसलिए प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया क्योंकि वो दलित हैं। वहीं आज पूरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर खींचतान देखने को मिली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद तो विपक्ष का होना चाहिए। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्पीकर पद को लेकर खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। तो आखिर खींचतान क्यों चल रही है, इस पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे। वहाँ कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। लाइव स्टॉक सेंसस 21st लाइव स्टॉक सेंसस आज से शुरू हो रहा है और यह सितंबर आज से ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कई राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं और उनको ट्रेनिंग का काम आज से शुरू हो रहा है। सितंबर से दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा और इसमें हम पूरे देश भर में लाइव स्टॉक की गणना करते हैं और उनमें कई तरह की जो प्रजातियां हैं, जो बीमारी है, उन सबों का हम डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर भविष्य में हम नीति निर्धारण में वो काफ़ी हमारा मददगार होता है। तो इसलिए आज जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये आने वाले समय में हमको जो पशुधन और डेयरी के विकास के लिए जो नीति निर्धारित करना है, उसमें बहुत बड़ा। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। एक संदेश, ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने, कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ निशा चौधरी जी जो कि प्रवक्ता हैं आरएलडी की जुड़ चुकी हैं, ईशान त्यागी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजम खान जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सपा का पक्ष रखेंगे, अश्विनी दुबे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अधिवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ यासिर जिलानी जी हैं जो कि बीजेपी की ओर से पक्ष रखने वाले हैं। यासिर जी, अगर नंबर गेम के हिसाब से देखें तो आप लोग कल की स्थिति में मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं दबाव तो बना रहा है डिप्टी स्पीकर के लिए। देखिए, विपक्ष एक तरीके की जो भारतीय राजनीति में बार बार एक काला अध्याय अपने तरीके से जोड़ना चाहता है। आज उस काला अध्याय का 49वां साल है, 50वें साल में हम आ गए। आपातकाल जो इन्होंने एक काला अध्याय दिया था, उसी तरीके की स्थिति आज इन्होंने संसद में लाके खड़ा कर दी है। मुझे हैरानी होती है और पूरे भारत के लोगों को हैरानी हो रही है आज कि इनसे कोई पूछे कि तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपका स्पीकर और आपका डिप्टी स्पीकर, कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। सदन जो होता है वो सत्ता पक्ष का है सदन। अगर आप राजनीति को जानते हैं और राजनीति में इस तरीके की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी शर्त रखने की बात कर रहे हैं, जबकि आप नंबर गेम में पीछे हैं। एनडीए पूर्ण बहुमत में है, एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, तो एनडीए का स्पीकर बनेगा। स्पीकर के सामने चुनाव लड़ा के जो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक फिर बहुत बड़ी गलती करी है, जो आने वाले वक्त में उसे बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। लोग देख रहे हैं, लोगों ने, ठीक है कि आपको एक नंबर, आपके सांसदों की संख्या इस चुनाव में ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम जो भारत का अब तक का भारतीय राजनीति और भारतीय संसद का इतिहास है उसको आप तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मजाक करना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होके बोलना है। आपको जनता से सरोकार नहीं है। आपको लाइमलाइट में रहने के लिए राहुल गांधी को कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो आप पूरा 1952 के बाद का संसदीय इतिहास देखेंगे, उसमें कभी इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिला। ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत भारतीय राजनीति में, भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये संविधान के लिए सबसे घातक और खतरनाक लोग हैं। और यकीन माने ये सब भारत की जनता जी कह रहे हैं कि सिर्फ मजाक के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विरोध जताने के लिए आप लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। चारुल जी, यासिर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि यासिर जी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, पहले तो वो ये स्पष्ट कर दे कि एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जब चुनाव में वोट मांगे गए थे तो उस समय मोदी के नाम पे वोट मांगे गए थे और मोदी की गारंटी बोलते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी अकड़ कहीं ना कहीं देश की जनता ने कम तो करी है, लेकिन इनकी अकड़ जो है
जो इनका वे ऑफ गवर्नेंस है, जो इनकी अराजकता है इनके खून में, वो कहीं ना कहीं अभी कम नहीं हुई है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर की एक परंपरा होती है कि जो संसद में सबसे अनुभवी सांसद होते हैं, जो सबसे ज्यादा बार चुन के आए होते हैं, उनको बनाना होता है प्रोटेम स्पीकर। और ये परंपरा है, ये कोई लिखा हुआ रूल नहीं है और ये कोई लिखी कोई किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक परंपरा है। देश जो है परंपरा से चलता है, देश की परंपरा का विनाश मत करिए। तो इन्होंने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे मित्र कह रहे थे कि तेलंगाना में हमारा कांग्रेस पार्टी का डिप्टी स्पीकर है और कर्नाटक में है, तो मेरे मित्र पहले देश को यह जवाब दें कि 2019 से लेकर 2024 तक देश की संसद में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। और संसद का जो हमारे संविधान का आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 93 में ये लिखा हुआ है कि देश की संसद में डिप्टी स्पीकर भी होना चाहिए और स्पीकर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जवाब देश की जनता को कि संविधान का पालन क्यों नहीं किया गया और डिप्टी स्पीकर 5 साल तक 2019 से लेके 2024 तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। दूसरा, आप दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा और ये भी जवाब दीजिएगा साथ में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, एमपी की विधानसभा में जहां पे आपकी सरकार है कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है वहां पे कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। साथ में ये भी बताइएगा, गुजरात में आपकी सरकार है, वहां पे जो डिप्टी स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो जब आप बात करते हैं परंपरा की, आप बात करते हैं सहयोग की, आप बात करते हैं सहमति की, तो इन शब्दों को, ये बड़े भारी शब्द हैं यासिर जिलानी जी, आप इनको हल्का मत करिए, आप इनको हल्का करने का काम कर रहे हैं इन शब्दों को। और आप कहीं ना कहीं जब सहयोग की बात करते हैं, आप सहमति की बात करते हैं, तो आप केवल एक खोखला भाषण देने की बात कर रहे हैं देश की जनता को, आप उस पर अमल नहीं करना चाहते, आप अपने चरित्र में उसको मिलाना ही नहीं चाहते उन सब चीजों को। तो जब आप जवाब दें तो इन सब चीजों पे भी जवाब दें और साथ में ये भी जवाब दें कि एक ऐसे व्यक्ति को दोबारा से अध्यक्ष बनाया जा रहा है जिसने एक ही सेशन में पार्लियामेंट के 100 से ज्यादा सांसदों को, विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का काम किया। एक ऐसे व्यक्ति को दोबारा से आप खड़ा कर रहे हैं देश का संसद का अध्यक्ष, जो इस बात का आरोपी है कि उसने प्रश्नकाल को कैंसिल करने का काम किया जब कोविड पे चर्चा करना चाहते थे, जिसने जब 3 काले कृषि कानून आप लेकर आए तो 8 विपक्षी सांसदों को उसने निलंबित कर दिया और वो कानून को पास करवा दिया। और हमने देखा पिछले साल किस तरह से दिसंबर 2023 में जब शीतकालीन सेशन था पार्लियामेंट का, तब आईपीसी का कानून पास करवाने के लिए लगभग 78 सांसदों को लोकसभा से निलंबित करने का काम किया। तो इस बात पे भी जवाब दीजिए। निलंबन के पीछे की वजह तो आप जानते ही हैं ना, निलंबन के पीछे की वजह तो आप जानते हैं कि किस तरह से शोर शराबा होता था, तख्तियां दिखाई जाती थी, किस तरह से तख्तियां दिखाई जाती थी। अगर आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, कायदे कानून की बात कर रहे हैं, तो ये आप भी जानते हैं कि संसद की एक गरिमा होती है, वहां पर तख्तियां दिखाना और इस तरह से शोर शराबा करना, ये भी तो सदन की प्रक्रिया के खिलाफ है ना। चारुल जी, अब आप मेरी बात सुनिए। जब बीजेपी विपक्ष में थी, मैं आपको 2004 से 2014 का भी एक बात रह गई थी उसमें, कि जब 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, तब भी जो डिप्टी स्पीकर था वो भारतीय जनता पार्टी का था। हमने परंपरा का पालन किया, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो 2-2 महीने तक संसद को चलने नहीं देती थी और उसके बाद जितने भी 2G के आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर देती है, क्लीन चिट दे देती है, वो बात कर रही है हमसे विपक्ष से सहयोग की, वो हमसे बात कर रही है सहमति की, वो बात कर रही है शुचिता में राजनीति की। अरे शर्म कीजिए आप देश की परंपरा को और संसद की परंपरा को आप भिन्न कर रहे हैं, छिन्न कर रहे हैं, आप उसमें काले दाग लगा रहे हैं। बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री को। जी आगे देखिए, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। आजम खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आजम जी, आपका रिएक्शन देखिए। सुबह तक तो ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्पीकर पद पर सहमति भी बन जाएगी, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते ये सहमति असहमति में बदल गई और उसके बाद फिर विपक्ष की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया गया। चारों विपक्ष शुरू से कह रहा था कि भाई डिप्टी स्पीकर पे आप मान जाइए, तो हमें आपके स्पीकर पे मानने में कोई बुराई नहीं है।
और अब तक जो है यानी पूरे 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि इतना मजबूत विपक्ष है। जब आप इतने मजबूत विपक्ष की बात भी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष आपकी कौन सी बात मान ले? विपक्ष क्या आपके आगे घुटने टेक दे? भाजपा के आगे विपक्ष घुटने टेक दे? तो ऐसा तो अब होने वाला नहीं है। ये पूरे 5 साल आर पार की लड़ाई होगी और जनता के मुद्दों पे लड़ाई होगी। जनता के मुद्दों पे अगर बने रहेंगे तो हम उन्हें सकारात्मक सपोर्ट देंगे और नहीं रहेंगे तो यकीनन संसद में अब आपको घमासान दिखेगा, जो कि अब ये इसकी शुरुआत है। अभी कल ये तो ट्रेलर है। आने वाले दिनों में भाजपा को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो विपक्ष को सम्मान नहीं देगी और एक ऐसे आदमी को फिर स्पीकर बनाने जा रही है जो तो विवादित रहा है। इसलिए 5 साल का उनका कार्यकाल विवादों में रहा है। वो खुद एक डिक्टेटर की तरह काम करते रहे हैं, जबकि लोकसभा स्पीकर एक निष्पक्ष आदमी होना चाहिए और पूरे पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना चाहिए। ये माना जाता है कि जो स्पीकर होता है वो न्यायप्रिय होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसके अपने होते हैं। लेकिन ओम बिरला ने इस परंपरा का पालन नहीं किया है। जो भाजपाई लोगों ने कहा वही उन्होंने किया। बताइए, 146 सांसद निलंबित करके वो न्याय संहिता यानी 3 विधि कानून पास करा देते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। वो 3 कानून पूरा विपक्ष निलंबित करके पास करा लेते हैं। ये कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए शायद सहमति नहीं बन पाई। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, देखिए, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में एक रार देखने को मिल रही है। पहले ये माना जा रहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाता है विपक्ष को तो सहमति बन सकती थी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। कानून क्या कहता है? देखिए, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है। बिजनेस कंडक्ट करने के लिए लोकसभा के अंदर का, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन को डील करने के लिए, कई कमेटीज को देखने के लिए कि अगर कोई अभद्रता करता है या जो लोकसभा के बिजनेस ट्रांजेक्शन रूल्स हैं उनके खिलाफ वायलेशन करता है तो उसको जो यथानुसार जो उस समय दंड है कानून में वो देने के लिए, तो ये हो सकता है। और हमेशा से सहमति पर होता है, लेकिन असहमति पर भी स्पीकर बनते हैं। यानी अगर मान लीजिए प्रपोजल ले लिया गया, प्रपोजल के बाद किसी का नाम प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब प्रपोज करते हैं तो वो अगर या तो कंसेंसस से पास नहीं होता है तो उसी परिस्थिति में फिर सिंपल मेजॉरिटी, जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है, सिंपल मेजॉरिटी के तहत वोटिंग होती है। और वोटिंग में अगर जो पार्टी का स्पीकर नामित व्यक्ति जीतता है वो उसको इसे लेता है। यहाँ इसलिए क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है और सत्ता पक्ष है वो भी मजबूत है। स्पीकर का रोल तमाम कई ऐसे जो डिसीजन हैं उन डिसीजन को लेने के लिए जरूरी है। आप याद करिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो जीएमसी बालयोगी जी थे जब दिवंगत हो गए, एक वोट, क्योंकि कई मामलों में जब वीटो होता है बराबर बराबर के वोट पड़ते थे, स्पीकर का वोट फाइनल होता है। क्योंकि वहां स्पीकर का वोट नहीं पड़ा इसलिए एक वोट से सरकार गिर गई। तो कई परिस्थितियों में स्पीकर का रोल विधानसभा की, लोकसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए, और कई बार अगर 10th शेड्यूल संविधान का वायलेशन होता है जिसमें कोई जो विप का उल्लंघन कर दे, पार्टी के खिलाफ चला जाए, पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का भी अधिकार स्पीकर के पास होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, महाराष्ट्र असेंबली में पिछले 2.5 वर्षों से करीब 29 या 33 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी पेंडिंग, स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो भी पा रहे हैं, हाउस के अंदर कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन नहीं लेता है, तो आप मतलब इंटरफेयर नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कंसेंसस नहीं बनता है तो वोटिंग के थ्रू, और ये 1952 में भी हुआ था ऐसा ही, पहली बार नहीं हुआ है ऐसे, इससे पहले भी हुआ था, 1952 में भी हुआ, 1976 में भी हुआ और तीसरी बार ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल। ओवर टू यू जी। निशा जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बिखराव की स्थिति विपक्ष में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, टीएमसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ऐसे में कितनी मजबूती आप कल के लिए देख पा रही हैं? हालांकि नंबर गेम तो आपके पक्ष में है। चारू जी, ऐसा है, एक तो विपक्ष का काम ही सिर्फ हर चीज में कमी निकालना है। इन लोगों को पता नहीं क्यों सदन एक ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र का मंदिर उसे कहा जाता है, ठीक है।
अब वहां पर जो स्पीकर की कमियां ये बता रहे हैं, जब इनके कार्य करने की जो शैली है वो सही नहीं होगी तो स्पीकर के ऊपर आप क्लेम नहीं उठा सकते। स्पीकर का जो काम है, अध्यक्ष का जो काम है, वो उसी पे कार्रवाई करेंगे। अगर वहां पर इस तरीके का माहौल बना देंगे कि उनको निरस्त करना पड़ेगा या उनको आउट करना पड़ेगा, तो ये उनका ड्यूटी है, उनका अधिकार भी है, उनकी कर्तव्य भी है। रमेश बिधड़ी बीजेपी के सांसद दानिश अली को गाली गलौज आजम जी को जवाब पूरा हो जाने देते हैं। उसके बावजूद रमेश बिधड़ी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या रमेश बिधड़ी का आजम जी को जवाब तो सुन लीजिए उनका। आपके रिएक्शन के टाइम पे वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो भी सुन रही थी। नंबर भी इनके पास पूरे नहीं है, कमियां भी इनको निकालनी है। हर किसी के अंदर कमी इनको दिखती है, किसी चीज को भी दिखाई नहीं देती। नेगेटिव अप्रोच के साथ चलते, कैसे कार्रवाई चलेगी? क्या आप मुझे बताइए। जवाब ले लीजिए एक बार। ईशान जी कुछ कहना चाहते हैं। ईशान जी बोलिए। आश्वास है कि कल हमारी संख्या पूरी होगी और हमारे स्पीकर का चुनाव बहुत शांति से हो। देखिए, चवन्नी पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पर आई हैं, उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुद्दे हम उठा रहे हैं, क्या नीट का मुद्दा बेबुनियाद है? आप बताइए। क्या कोविड-19 जो का मुद्दा बेबुनियाद नहीं है? अरे मैंने तो आपको बोला ही नहीं, मैं तो चवन्नी पार्टी की प्रवक्ता को बोल रहा हूँ, आप अपने पे क्यों ले रही हैं? अरे निष्ठा जी, मैं तो चवन्नी पार्टी की प्रवक्ता को बोल रहा हूँ, अपने पे क्यों ले रही है? आप चवन्नी पार्टी कहेंगे आपको पहले आपने अपने पे लिया, मैं तो चवन्नी पार्टी की प्रवक्ता से बात कर रहा था। ईशान जी प्लीज ऐसे टिप्पणी ना करें। नहीं तो फिर आपका इशारा किसकी तरफ था? आपका इशारा किसकी तरफ था? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला किसी को, मैंने तो केवल चवन्नी पार्टी बोला। निशा जी अपने आप समझ गई कि चवन्नी पार्टी कौन है। चारू जी मैंने चवन्नी पार्टी बोला और निशा जी समझ गई कि चवन्नी पार्टी कौन है। उन्होंने खुद ही मान लिया, उन्होंने खुद ही मान लिया कि चवन्नी पार्टी कौन है, चवन्नी पार्टी से कौन बैठा, उन्होंने खुद ही मान लिया किसके लिए चवन्नी। ईशान जी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने गरेबान पे झांकियां आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने तो चारुल जी आपसे ईशान जी आपके साथ चर्चा में अगर एक महिला है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरह से बात करें। नहीं, सम्मान करें। ऐसे तो कांग्रेस भी कई आरोपों से बची नहीं है, कांग्रेस कई आरोपों से बची नहीं है ईशान जी। और आज की तारीख जो है वो खुद एक बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस पर। तो प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि आपके पैनल में जो गेस्ट हैं वो भी कंफर्टेबल रहे। प्लीज देखिए, मैं लौटूंगी, यासिर जी का रिएक्शन मैं एक बार ले लूं। यही नहीं पता कि सब क्या बोलने चाहिए। इनको बोलिए हार को हजम देखिए, निशा जी बीच में बोलती रहेंगी तो ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं बीच में नहीं, मैं आप दोनों को ही फिलहाल रोक रही हूँ, अभी चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इंडिया का सवाल में आज चर्चा हो रही है लोकसभा अध्यक्ष के लिए जिस तरह से रार मची हुई है। विपक्ष अपना कैंडिडेट उतार रहा है और ये आप समझिए कि 72 साल में ऐसा पहली बार है कि चुनाव कराना पड़ रहा है। इससे पहले 1952, 1976 और उसके बाद 2024 में इसको लेकर चुनाव होना है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। यासिर जी का रिएक्शन मैं एक बार ले लूं। यासिर जी इशारा कर रहे थे। जी यासिर जी। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को के सामने अपनी बात रखूंगा। मेरे छोटे भाई हैं, वो परंपरा की बात कर रहे हैं। परंपरा तो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं मेरे मित्र। 90 टाइम भारत के अंदर चुनी हुई सरकार को अगर किसी ने खत्म किया है तो वो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। चुनी हुई सरकार को अपने ताकत का दुरुपयोग करके उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करी है। 2004 याद है आपको? 2004 में 2 सबसे सीनियर सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चलिए वो तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, जॉर्ज फर्नांडिस। किसको बना दिया था? अभी एक हमारी पैनलिस्ट जो है मैडम, उन्होंने कहा कि आप बवाल करना जानते हैं, सिर्फ बवाल ही कर सकते हैं आप। प्रोटेम स्पीकर में लेके चलिए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात है। 2 दिन की प्रोटेम स्पीकर की वैल्यू होती है। आपने तो प्रोटेम स्पीकर को लेके भी बवाल खड़ा कर दिया था।
अभी 2 दिन पहले देखा, ऐसी भारतीय राजनीति में तस्वीर कभी देखने को मिली है? अच्छा बोलते हो, थोड़ा तार्किक बातें भी रखा करो। कांग्रेस के को लेके इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं है। कांग्रेस का इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है, मुझे मालूम है, बहुत अभी आगे जाना है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरीके का चेहरा, जिस तरीके का चरित्र चाल कांग्रेस ने दिखाया है, कांग्रेस से लोग कभी भी इंप्रेस नहीं हो सकते। जिसका जीता जागता उदाहरण 75 का आपातकाल इमरजेंसी है, मैं उस सीरीज में है, 84 है, 86 में कांग्रेस की सरकार ने, मैं एक एग्जांपल और दे देना चाहता हूं। शाहबानो का क्या केस तो याद होगा, जिसको इस 21वीं सदी का सबसे क्लीन प्राइम मिनिस्टर कहा गया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा गया था, राजीव गांधी ने दबाव में शाहबानो के केस को बदल दिया था, पलट दिया था। एक बूढ़ी महिला को 60 रुपए का महीना तय किया था कोर्ट ने, उसको पलट के रख दिया था। ये बीच में कौन बोल रहा है? मेरी बीच में बोलने की आदत नहीं है। आजम जी एक बात सुन लीजिए। जो दानिश अली को सरेआम संसद में गाली देता है, क्या क्या नहीं कहा दानिश अली को, क्या कार्रवाई हुई? अरे दानिश अली लफंगा, दानिश अली जैसे लोगों के, सुन लीजिए, मैं जवाब तो देना नहीं चाहता हूँ। दानिश अली जैसे लोग जो कभी, दानिश अली नहीं, लोकसभा स्पीकर की क्या, दानिश अली जैसे लोग जो कभी इस पाले में रहते, कभी उस पाले में रहते, उनके साथ जो हुआ था अच्छा हुआ था। पता है नहीं बीच में बोलना। दानिश अली क्या है? दानिश अली सांसद है, माननीय सांसद था, माननीय दानिश अली जैसे सांसद के साथ जो हुआ था, जब आप किसी को तो यही आपको जवाब वैसे ही मिलेगा। कोई वो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वहाँ पे भारतीय, ये बहुजन समाज पार्टी का एमपी था, बाद में कांग्रेस। यासिर जी आजम जी, ऐसा स्पीकर नहीं होना चाहिए। जो स्पीकर न्याय नहीं कर सके, महुआ मोहतरा को तो तुरंत आप बर्खास्त कर देते हो, दानिश अली पे आप एक्शन नहीं लेते हो, उन पे, रमेश बिधूड़ी पे। ये कौन सी बात है? मैं इनका जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप अभी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ा रहा था, ये बीच में हैकर कर रहे हैं बिना किसी तर्क के। जवाब ही नहीं है। एक बार ईशान जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। जो मामला है ही नहीं, जिस डिबेट पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर करूंगा, चारुल जी, मैं उसका आंसर करूंगा। जो इससे रिलेटेड, इन्हें इतिहास का पता नहीं, ये सिर्फ कि अभी जो सक्सेसिव टर्म्स के अंदर जो मामला स्पीकर को लेके हो रहा है, सक्सेसिव टर्म में कौन सा सबसे सीनियर सांसद है? नहीं, क्यों? रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा था वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। चारुल जी, इतना घटिया स्पीकर कहना नहीं चाहिए, इतना घटिया स्पीकर आज तक देखने को नहीं मिला। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, आप सब लोग अपने अपने पक्ष जब रख रहे हैं तो भाषा की जो मर्यादा है उसे क्यों भूल जा रहे हैं? चारुल जी, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब अपनी बात शुरू करी नहीं, अब बताइए, इसमें दानिश अली जैसे आदमी का चर्चा करना। चारुल जी, जब हमारे साथी यासिर जिलानी जी ने बात अपनी शुरू करी थी तो बड़ी शुचिता से बात शुरू करी थी, बड़ी भाषा की मर्यादा। आजम खान जी प्लीज, आपको जिस टॉपिक पर बोला जा रहा है आप उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं और आप इधर उधर तमाम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। मैं एक बार, आप महुआ मोहतरा का मुद्दा उठा रहे हैं, कैश फॉर क्वारी के मामले में उन पर कितनी बातें बनी थी, आप ये तो देख लीजिए। आप न्याय मांग किसके लिए रहे हैं? आप न्याय मांग किसके लिए रहे हैं और मुद्दा क्या है? आप सब गेस्ट के बीच में बोल रहे हैं, प्लीज। और भी गेस्ट हैं हमारे साथ डिबेट में। ईशान जी कुछ कहना चाहते हैं, ईशान जी बोलिए। चारुल जी, हमारे साथी यासिर जिलानी जी ने अपनी बात शुरू करी तो बड़ी साफ हुई से उन्होंने साफ बात, अच्छी बातें बोलना शुरू किया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोलना शुरू। लेकिन बात में मुझे नहीं पता वो कब इतने उतावले हो गए, जब वो दानिश अली जी को दफंगा भी बोल गए। बात में वो इतनी भी बात बोल गए कि जिस व्यक्ति को जो ऐसा होता है उसको इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है मेरे मित्र भूल गए हैं कि दानिश अली जी को रमेश बिधूड़ी जी, जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा था संसद में। उनको अराजक टिप्पणियां करी गई थी उनके नाम पे, दानिश अली जी के नाम पे।
और ये बात सही है, ये सवाल उठना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि उस पर क्या कार्रवाई करी गई रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, ये भी तो बताए ना। तो अगर कोई स्पीकर सिर्फ एक तरफा ही कार्रवाई करना जानता है, सिर्फ विपक्ष के सांसदों को ही निलंबित करना जानता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो नियत है उसमें खोट है। अब आई दूसरी बात, मेरे मित्र ने सारी बात करी, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक कि जो संविधान है उसका पालन क्यों नहीं किया 2019 से 2024 के बीच में, कहां था डेप्यूटी स्पीकर, यूपी में डेप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं है ये भी नहीं बताया, एमपी में क्यों नहीं है, उत्तराखंड में क्यों नहीं है ये भी नहीं बताया, गुजरात में इनका डेप्यूटी स्पीकर है, इन्होंने उस पर भी जवाब नहीं दिया, सारी इधर उधर की बात कर ली। इन्होंने ये भी बता दिया कि प्रोटेम स्पीकर ठीक है, बड़ा वैल्यूएबल पद है, 2 दिन का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा अनुभवी सांसद हैं, 8 बार वो चुन के आ चुके हैं के सुरेश जी, उनको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो दलित है, इसलिए नहीं बनाया गया उनको, ये भी तो बताइए। और इसमें भी बात करिए, अब कहां इस पूरे मुद्दे को नहीं आप इस पूरे मुद्दे को जातिगत ना मोड़ें प्लीज। नहीं, स्पीकर का ही मुद्दा है, आप सुन लीजिए, उसमें भी और भी बात सुन लीजिए। मैं आपको ओम बिरला जी के बारे में बता देता हूँ, पिछले 5 साल में जितने भी कानून पास हुए हैं उन पर बताइए कितनी चर्चा हुई, सीएए पे कितनी चर्चा हुई, 3 काले कृषि कानून आए, उस पर ओम बिरला जी ने कितनी चर्चा करवाई। जब विपक्ष ने डिमांड करी कि डिवीजन ऑफ बोर्ड से उसका फैसला होना चाहिए, तो क्या ओम बिरला जी ने वो करवाया कि नहीं करवाया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जवाब ये भी दीजिएगा कि चलिए हम तो संसद की गरिमा बना के रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग रमेश बिधूड़ी जैसे जो संसद की गरिमा को तार तार करेंगे और हम उनको देखते रहेंगे, और हमारे जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी सांसद के, वो भी देखते रहेंगे। मैं यासिर जी से इसका जवाब लेती हूँ। यासिर जी, मैं एक बार उनसे जवाब ले लूं। यासिर जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ओम बिरला जी को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, डिक्टेटर तक कह दिया है और कह रहे हैं कि सुनते नहीं है, जानबूझकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे में विपक्ष का कैसे भरोसा रहेगा कि जब वो मुद्दे उठाएंगे तो उन्हें सुना जाएगा? क्योंकि यहाँ तो एक तरफा वो कह रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा की जाती है और सिर्फ विपक्ष पर की जाती है। अच्छा, आप एक बात बताएं कि अगर आपका इंटेंशन है, इंटेंशनली आप क्रिएटेड अगर कोई क्राइसिस तैयार करने की कोशिश करेंगे, आप अगर जो बात कही जा रही है सत्ता पक्ष के उसके साथ नहीं खड़े होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब संसद में लोग आ रहे थे उससे पहले उनका जो भाषण था उसको सुनिए कि कैसे उन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात करी, आह्वान किया उन्होंने। प्रधानमंत्री की बात को आप अगर नहीं समझते हैं, आप ये समझते हैं कि सिर्फ बवाल करके आप संसद को फिर पिछली बार की तरह संसद के वक्त को जाया करेंगे, संसद का वक्त खराब करेंगे, तो ये सवाल तो फिर जनता आपसे पूछेगी ना। और कौन घूस लेके सवाल कर रहा था पिछली बार? कौन घूस लेते हुए सस्पेंड हुआ था? किसका सांसद सस्पेंड हुआ था? इंडी गठबंधन का हुआ था ना सांसद। कौन टेबल पे चढ़ के नंगा नाच कर रहा था? आप कहेंगे कि ये अल्फाज जो मेरे अनपार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जो बात ये हुए हैं सामने, वो उस बात का सवाल तो सामने से रखा जाएगा ना। किसने बवाल काटा? किन लोगों ने रात और दिन धरने प्रदर्शन संसद के अंदर, संसद के प्रीमाइसेस में पिछली बार किया? ये काम सांसद का, ये सांसद का काम है अपने जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से वो चुन के आया है, उसकी जनता। फिर कोई हैकर करने लगा। चारू जी, या तो आप मेरे से डिबेट करेंगे या जिनसे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप हर तरह की बात करेंगे। मैं तो जब भी कोई बोल रहा है मैं शांत रहता हूँ, या मुझसे सवाल करिए या मैं चुप हो जाता हूँ। तभी आप तानी सनी को लफंगा बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे। वचन देते रहिए, आपसे अपना वचन देते रहिए। ईशान जी, ऐसा तो नहीं है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, आप क्यों गेस्ट के बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। आपको रोकना चाहिए उन्हें कि क्या होता है। मैं तो आपको भी रोक रही हूँ, मैं तो सबको रोक रही हूँ। क्या है लोकसभा में नंगा नाच? क्या है लोकसभा में नंगा नाच? बताइए ना, किसने किया नंगा नाच लोकसभा में? किस तरह की भाषा है? आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं आप देश को? सिर्फ आप सहमति के नाम पे और सहयोग के नाम पे अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के ले आते हैं और उनको पालन नहीं करते हैं। अपने चरित्र में भी डालिए किसी शब्दों को। मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाती हूँ। अश्विनी जी, अगर हम देखें, संविधान की बात कर लें तो संविधान क्या कहता है? क्योंकि हम नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए। सुनिए चारू जी, मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए पहले। ये कुछ ज्यादा देखिए अति उत्साह में है, बड़बोलापन जैसे इनके लोग कर रहे हैं ना, इनके नेता कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, हर जगह ये लोग बड़बोलापन कर रहे हैं। आप एक बात को मान लीजिए कि आप चुनाव में बुरी तरीके से हारे हैं,
आपकी सिर्फ सीटें थोड़ी ज्यादा आई हैं, ये ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की के पास है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। एनडीए के सहयोगियों के साथ जो भी काम होगा सबको साथ लेके हम आगे बढ़ के बात कह रहे हैं। अरे आप करिए ना, आप इसी तरीके से बोलिए, आपका आने वाला समय आपको बताएगा। ये भी तो बताइए। और नैतिक हार किसकी? हम तीसरी बार भी, ये जनता का विश्वास था, जनता जनार्दन ने हम पे विश्वास किया है, हमारे कामों पे विश्वास किया है, जिस कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है, उसके आधार पे हम। प्लीज देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अश्विनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी देखिए, संविधान की बात कर लें तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि परंपराएं हैं, परंपराओं का खास ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन संसद तो संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। अब ऐसे में विपक्ष जो लगातार मुद्दा उठा रहा था प्रोटेम स्पीकर को लेकर, अब क्या लगता है कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है? हालांकि विपक्ष का काम है तमाम मुद्दों पर सवाल उठना और सरकार के खिलाफ बोलना। प्रोटेम स्पीकर तो एक टेम्परेरी स्पीकर है, जिसमें तब तक के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है जब तक कि परमानेंट स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार स्पीकर का चुनाव होता है। सांसद 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। अब सदस्यों को स्पीकर के चुनाव के एक दिन पहले उम्मीदवारों को समर्थन का नोटिस जमा करना होता है। यानी चुनाव अगर कंसेंसस सही बनता है दोनों में तो साधारण बहुमत से होगा, यानी सदन में जितने सदस्य रहेंगे उसमें आधे से ज्यादा वोट देंगे, जिसके पक्ष में आएगा वो स्पीकर। ये अहम पद क्यों है? क्योंकि स्पीकर लोकसभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार हो। स्पीकर विभिन्न समितियों को गठित करते हैं और इन समितियों का कार्य उनके निर्देशानुसार होता है। वह संसदीय बैठक का एजेंडा भी स्पीकर सदन में विवाद होने पर भी नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन प्रस्ताव पर बराबर वोट होते हैं तो निर्णायक मत डालते हैं। अगर कोई सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं। किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने, स्थगित करने या विश्वास प्रस्ताव पर भी लोकसभा अध्यक्ष फैसला करते हैं। अब लोकसभा स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के मैदान में आने से ऐसा पहली बार होगा जब इसके लिए चुनाव की नौबत आएगी। 75, 76 और ये जो हमने उसको करें आम सहमति से स्पीकर चुनने की मैक्सिमम परंपरा रही है। अब आजादी के बाद से अब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी दल के पास और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। अगर 2019 में भी 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं किया गया तो खाली रहा। तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए अब एक बात ये भी है कि विपक्ष की जो सीटें बढ़ी हैं उसके बाद विपक्ष भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। हमारे साथ निशा जी बनी हुई है। निशा जी देखिए, क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष की जिस तरह से सीटें बढ़ी हैं, इंडिया गठबंधन जिस तरह से 234 का नंबर लेकर आया है, क्या ये एक वजह है कि विपक्ष अब और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है और डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है? चारों जी, ऐसा उत्साहित होना और उस के ऊपर जिस तरीके के इनके पक्ष विपक्ष की बातें हो रही है ना, सबसे बड़ी बात है कि उसको कभी भी रखना नहीं आ रहा है। जिस तरीके का उल्लास के साथ साथ ये लोग इतने ज्यादा उतावले हो गए जैसे तो सत्ता पक्ष के यही लोग हैं। विपक्ष के तरीके से इन लोगों की कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ये विपक्ष से ज्यादा अपने आप में मान रहे हैं कि हम तो जीत के सत्ता पक्ष वाला काम ही हम करेंगे, जबकि जनता ने ऐसा नहीं किया ना। जनता ने किसको की चुना है? जनता ने जिसको अपना मत दिया, जनता ने जिसको अपना माना, जनता ने जिसके अंदर विश्वास जताया, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पर किया। लेकिन ये चाह रहे हैं कि इससे भी सब कुछ चलनी हमारी चाहिए। ऐसा विपक्ष का मानना जरा ये दिन में, वो कहते ना दिन में तारे देखो, सूरज को दिया दिखाना, हर चीज इनके ऊपर लागू होती है। हर चीज में उल्टा चलना है। सही तरीके से किसी चीज की नियम के अनुसार डिमांड भी नहीं रखनी है, कार्रवाई भी नहीं चलनी चाहिए। क्या इस तरीके से सदन की कार्रवाई चल पाती है? क्या इस तरीके का काम करता है विपक्ष? विपक्ष का काम है कि सदन को सही तरीके से चलने दे, अपनी मांगों को रखे, लेकिन उसमें हा हल्ला और इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा रच के एक तरीके का ये दिखाना हो गया कि जनता ने जो मत दिया है, जनता ने जिसमें विश्वास था, ये जनता को भी नकार रहे हैं। क्या ये सही है? लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है।
और जनता के मत को मानना चाहिए। जनता ने किसमें विश्वास दिखाया, अगर ये इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं हजम कर पाएंगे तो अगली बारी फिर से वही हाल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है। ये जनता की वोटिंग का भी आदत नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। कभी इनकी देख लीजिए, कभी इनकी मांगों में देख लीजिए, कभी सदन की कार्रवाई में देख लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए देख लीजिए। ठीक है आजम जी, अभी तो देखिए सदन की शुरुआत ही हुई है और उससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। सुबह तक तो खबरें आ रही थी कि सहमति बन गई है ओम बिरला के नाम पर, विपक्ष समर्थन के लिए भी तैयार हो ही गया था, राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आ गया था। अब ऐसे में आप ये बताइए कि फिर बाद में ये अचानक से मांग उठने लगी कि डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, तो सुबह तक जिनका समर्थन कर रहे थे शाम को उनमें तमाम खामियां दिखने लगी। चारुल, विपक्ष शुरू से कह रहा है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए और ये संसदीय परंपरा में रहा है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा रहा था। जब मजबूत, ये पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा है कि इतना मजबूत विपक्ष है। इससे पहले भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं रहा कि इतना मजबूत। तो इसी मजबूती के लिए आप ये चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, सिर्फ मजबूती के लिए, क्योंकि इससे पहले तो आपने मांग नहीं की थी 14 में और 19 में। 14 और 19 में हमारी संख्या ऐसी नहीं थी तो हमने मांग नहीं की थी। जब हमारी संख्या है तो हमने मांग रखी है और चाहिए संसदीय नियमों के अनुसार मांग रखी है, ऐसा नहीं कि संसदीय नियमों के खिलाफ मांग रखी है। दूसरी, विपक्ष को एतराज ओम बिरला जी के कैंडिडेचर पे भी है। हमने आपसे एक मुद्दा उठाया था, यासिर भाई उस पर बोलने को तैयार नहीं हुए कि आखिर रमेश बिजड़ी की इतनी असंसदीय भाषाओं पे स्पीकर महोदय ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। और वहीं पोहिया मुद्रा पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है और लक्षद्वीप के सांसद की सईद को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप इनको बहाल करिए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट बहाल करने को कहती है, बहाल नहीं करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है बहाल करिए तब जाके पी सईद की बहाली होती है। तो कहीं न कहीं उनका रवैया विपक्ष के खिलाफ रहा है और उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्पीकर का पद नहीं निभाया है। ये तमाम मुद्दे हैं, मतलब एक दो मुद्दे नहीं है, इसलिए हम लोगों को उनके पे एतराज है। देखते हैं कि कब क्या होता है। संख्या बल उनकी होगी, वो जीतेंगे, और संख्या बल हम लोगों को होगी, हम लोग जीतेंगे। लेकिन यहाँ सवाल तो यही है ना, अब तमाम आरोप, ईशान जी मैं आपसे सवाल लेती हूँ, तमाम आरोप अब आप लोग लगा रहे हैं कि ओम बिरला जी डिक्टेटरशिप करते हैं, वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों पर ही कार्रवाई करते हैं, वो पार्शियलिटी कर दी, तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने उनसे कह दिया था, जब राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन करके सपोर्ट मांगा, तब तो सपोर्ट के लिए आप लोग तैयार हो गए थे और उसके बाद फिर ये मांग भी, शर्त ये रखी गई थी कि डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। तो पद अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले जो आपने सपोर्ट की बात कही थी, सपोर्ट नहीं मिला तो उसी इंसान में तमाम खामियां आपको नजर आने लगी। चारुल जी, सारी बात मंशा की है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है संविधान को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है इस देश के लोकतंत्र को लेकर, और कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है वो इस देश के संविधान और देश के लोकतंत्र के हमेशा से खिलाफ रही है। तो सारी बात मंशा की है। हमने देखा किस तरह से 2019 से लेकर 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं मिला, और लोकतंत्र में सारा गेम ही जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है। लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, वो विपक्ष पे भी रखता है चेक्स एंड बैलेंसेस और वो सरकार में भी रखता है कि कोई भी सत्ता की नशे में कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी सत्ता के नशे में चूर है। क्यों नहीं वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देना चाहते, ये बताइए ना। जब एक परंपरा रही है देश में कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया जाता है और यूपीए की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था, तो जवाब देना मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है अभी। और इसी बात पे 2 पंक्तियां पढ़ देता हूं मैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने रश्मिरथी में लिखा है, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वहीं पर खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
तो जो नाश है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का, जिस सत्ता के नशे में वो इस समय मद है इस समय, लेकिन सत्ता का नशा तो बहुत बार बहुत पार्टियों पर देखने को मिला है। सत्ता का नशा तो बहुत बार बहुत पार्टियों पर देखने को मिला है। यासिर जी, जिस तरह से ईशान जी कह रहे हैं कि सत्ता का नशा है जो सर चढ़कर बोल रहा है, देखिए चारू जी, उन्होंने खुद अपनी ही लाइन, जो लास्ट लाइन उन्होंने कही है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक मर जाता है। ये इनका इतिहास है। जब जब इन पे घमंड और दम्भ और लोगों के सामने जब लोगों को लगा कि ये सर्व कर सकते थे, भारत के सामने ये प्रश्न सामने आया, तो इन लोगों ने भारत के लोगों के साथ धोखा दिया। ये कांग्रेस का कल्चर है। आज भी राहुल गांधी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जब मीडिया के लोगों ने पूछा, राजनाथ सिंह को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने अपने तरीके से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि खड़गे जी से बात हुई है, उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन 3 बार खड़गे जी से राजनाथ सिंह की बात हो चुकी है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, जो आज का 50वें साल में हम आपातकाल के जा रहे हैं, सिर्फ उसको आप तसव्वुर कर लीजिए, उसको सोच लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो जहां था जैसे था वहीं रोक दिया गया। हालत देखिए, बीच में फिर बोलते, तुम्हें ईशान क्या बोलने, यही कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है क्या? तुमने पूरा बोला है, तुमने पूरा बोला है, मैंने खामोशी से सुना है। आप मेरा पूरा समय नहीं, क्यों आप खुद अपने ढंग से बोलो ना, ये गलत है। ये डिबेट का तरीका नहीं है। सुन लीजिए, जिस काले दिन को ईशान जी आपको मौका दिया गया था, ये गलत मौका दिया गया था आपको। वो भूत और पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं, जो बार बार काले दिनों को याद करते हैं, वो भूत और पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं। आप कर सकते हैं, कोई याद ना करे। भाषा का प्रयोग ईशान जी आप कर सकते हैं, कोई याद भी ना करे। इसका मतलब इन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस, देखिए कांग्रेस पार्टी की, जी यासिर जी, कांग्रेस पार्टी, हम तो अभी 84 नहीं याद कर रहे हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। 84 में क्या हुआ था, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुनने की कोशिश करो। जब आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो घबरा जाता है, बीच में हकल करता है, जवाब देता है। जब तुम कह रहे थे तो आप अपनी बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड पे नहीं दिया आपने, उत्तर प्रदेश पे नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे, मैं आपके झूठ का उजागर कर रहा हूँ भारत की जनता को। ईशान जी आप ये बताइए, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट जी, ऐसे नहीं हो सकती। ईशान जी आप ये बताइए, नंबर गेम आप लोगों के पास है नहीं, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कल के चुनाव को लेकर भी। आप क्या करने वाले हैं कल ऐसा कि आज इतना ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं आप? जी चारुल जी, कुछ लड़ाइयां, जगन मोहन रेड्डी की हम जब डिबेट कर रहे हैं, डिबेट के दौरान जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो एनडीए के साथ रहेगी। मुबारक हो आपको चारुल जी। देखिए, जब कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, वो ये फर्क दिखाने के लड़ी जाती हैं कि कौन संविधान की हत्या कर रहा था और कौन संविधान को बचाने के काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जब आप पास्ट को उठा के देखेंगे आगे जाके, तो आपको ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार तार करने का काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर के, संसद में उतर के, सड़क से लेकर संसद तक संविधान को बचाने की बात कर रही थी। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक बचाने की कोशिशें अगर आपने की हुई थी, तो आज ही की तारीख क्यों इतिहास में काले धब्बे के तौर पर जानी जाती है? किसने अधिकार छीने थे? और फिर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं कि भूत पिशाच जो पुरानी बातों को याद करते हैं। कांग्रेस ने क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, संविधान की हत्या नहीं की थी, प्रेस की हत्या नहीं की थी? भागूंगा नहीं मैं इस पे सवाल पे, बीजेपी की तरह मैं भागूंगा नहीं सवाल से आपके, मैं इस पे जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब इमरजेंसी लगी 19 महीने बाद और इमरजेंसी हटी, तो देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को नकारने का काम किया। लेकिन उसी देश की जनता ने 2 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए 1980 में, सर आंखों पे बैठा के इंदिरा जी को वापस प्रधानमंत्री बनाया और प्रचंड बहुमत से बनाया। इतनी तो आपकी सीटें भी नहीं आई है अभी, तो आप क्या बात करेंगे हमसे संविधान को बचाने की? हमने तो इस संविधान को बनाया है, इसको सींचा है और उसको बचा के रखा है। किसने बनाया, किसने सींचा, किसने उसकी हत्या की, इस बारे में फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।